Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about saving function. Saving function. So what is mean by saving? Saving means residual income after consumption. Means कि consumption करने के बाद जो भी income remaining होती है consumer के पास वो क्या होती है? Saving. ठीक है, फिर उसके बाद हमने saving functions. There are two types of saving function. Average propensity to save and marginal propensity to save. तो देखो average propensity to save कैसे find करते हैं? Total saving divide by total income. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन टोटल सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ओके, तो यहाँ पे हमें टेबल प्रेजेंट करते हैं. इनकम गिवन की है, इनकम हमारे पास है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500. एंड जो कंजम्पशन है वो कितना है? 100. बिकॉज अगर इनकम 0 है देन उस टाइम पे भी कंज्यूमर कंजम्पशन करता है 150, 200, 250, 300 एंड 350. सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फर्स्टली हमने फाइंड की, तो सेविंग फाइंड करेंगे देन 0 माइनस 100 हाइफन. ठीक है, बिकॉज सेविंग हमारी क्या है? माइनस में है. 150, 0, 50, 100 एंड 150. ओके, सो नेक्स्ट अब हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करनी है, APS. देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे फाइंड करते हैं? टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम. सो जो टोटल सेविंग है वो कितनी है? 0. एंड जो टोटल सेविंग हाइफन एंड इनकम 0 है. ठीक है, तो जो APS है वो हमारे पास वो भी क्या ब्लैंक होगी, बिकॉज कोई वैल्यू ही नहीं है. अब देखो 50 हमारा सेविंग कितनी है? 50. ठीक है, एंड इनकम कितनी है? 100. 50 डिवाइड बाय 100 देन APS कितनी हो जाएगी? 0.5. नेक्स्ट सेविंग 0 एंड इनकम 200. 0 डिवाइड बाय 200 0. नेक्स्ट सेविंग 50 एंड इनकम 300. तो 5/30. 5 को डिवाइड करेंगे 30 से देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.16. नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 400. 1/4 एंड 1/4 को डिवाइड करेंगे देन हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.25. नेक्स्ट सेविंग 150 डिवाइड बाय इनकम 500. 15 डिवाइड बाय 50. ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3. ओके, जब 15 को हम 150 डिवाइड बाय 500 50, ये देखो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.3. तो ये हमने क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड किया है. अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू save. Then marginal propensity, how marginal propensity to save is find? MPS equal delta S, change in saving divide by change in income. तो देखो कि जो सेविंग है उसमें क्या चेंजेस आए हैं. फर्स्टली तो आपकी हाइफन नहीं होगी. अब देखो सेविंग में कितना चेंज आया है? 50 का. ठीक है, 0 माइनस 50 माइनस 50 एंड जो इनकम है, इनकम में कितना चेंज आया है? 0 से 100. ठीक है, तो कितनी है इनकम? 100. 0.5. ओके, फिर उसके बाद सेविंग में कितना चेंज आया है? 50 से 0. ओके, एंड जो इनकम है वो कितनी है? 100 से 200. ठीक है, मतलब कि 100 का चेंजेस आया है इनकम में. ओके, तो इनकम में 100 का चेंजेस आने से जो सेविंग है उसमें कितना चेंज आया? 50.
0.5। अब यहाँ पे भी देखो जो सेविंग है उसमें कितना चेंज आया, 0 से 50 का 50, एंड जो इनकम है वो कितनी है 100। के बाद देखो जो सेविंग है, सेविंग में चेंजेस है 50 से 100 हुई है, 50 का चेंजेस आया है, ओके। एंड यहाँ पे इनकम देखो 300 से 400 हुई है, 100 का चेंजेस आया है, तो 50/100 0.5। अब यहाँ पे देखो जो सेविंग है वो कितनी है, 100 से 150 हुई है, ओके। एंड जो इनकम है वो भी कितनी है, 400 से 500 हुई है, तो 100 का चेंजेस आया है 50/100। देन जो MPS है वो क्या हो जाएगी 0.5। अब देखो कि जो हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था, लास्ट कंसेप्ट जो हमने कंजम्पशन फंक्शन किया था, तो उसमें जो हमारी MPC थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन उसमें क्या था कि जो हमारी MPC थी वो क्या है, सेम थी 0.5 0.5 एंड 0.5। और अब भी देखो कि जो हमारी MPS है वो भी क्या है, सेम है 0.5 0.5 0.5 0.5 एंड लास्ट 0.5, ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे जो आपकी सेविंग है वो कितनी है -50, बिकॉज हम 100 में से 150 कर रहे हैं, देन माइनस का 50 आएगा, सो MPS भी हमारे पास क्या होगी -50। APS क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी -50 होगी, -50 होगी, फिर APS हम फाइंड करेंगे -0.5 आएगा, एंड जो MPS है वो भी हमारे पास क्या है -0.5 होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो मतलब कि अब हमने जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें भी हमने APC एंड MPC फाइंड की, फिर उसके बाद सेविंग फंक्शन की 2 टाइप्स, APS एंड MPS फाइंड की। APS यहाँ पे मैंने माइनस नहीं शो किया था, बिकॉज सेविंग हम कैसे फाइंड करते हैं, 100 माइनस इनकम माइनस कंजम्पशन, ओके। ये हमने देखा था ना, इनकम है वो इक्वल होती है C+S। तो अगर हमने सेविंग फाइंड करनी है Y - C कर देंगे हम, मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन, सो 0 - 100 हाइफन आ जाएगा, ठीक है। 100 - 150 मतलब स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट को माइनस कर रहे हैं, देन हमारे पास क्या आ जाएगा -50, ओके। सो अब हमने APS एंड MPS फाइंड कर ली। अब ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट सेविंग फंक्शन। अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ओके। अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स टू obtain new productive assets, new productive assets and produce goods and services। तो व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर करना। इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मीन्स टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्टिव असेट्स। एज ए प्रोड्यूसर के अगर हम एग्जांपल है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव असेट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव असेट्स लाइक जैसे कि प्रोडक्टिव गुड्स होती हैं जो लाइक मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी को क्या है ऑब्टेन करना, हासिल करना, एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उस मशीनरी से क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। तो वो क्या होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो भी प्रोड्यूसर है, अगर उसने प्रोडक्शन करनी है, उसकी अपनी खुद की फर्म है, प्रोडक्शन करनी है गुड्स की, देन वो क्या करेगा, जो प्रोडक्टिव असेट्स है, मशीनरीज हैं, उनको परचेज करेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो मशीनरी वो परचेज कर रहा है, मतलब उस पर वो क्या कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्टिव असेट्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज।
अगर हम लेमैन की फॉर्म में देखें, एक सिंपल मैन की लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट क्या होती है? टू परचेज शेयर ऑफ कंपनी, कंपनी के शेयर परचेज करना, लैंड परचेज करना एंड बॉन्ड परचेज करना। सिंपल लैंग्वेज अगर लेमैन की फॉर्म में देखें, लैंग्वेज में देखें, तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स टू परचेज शेयर ऑफ कंपनी, लैंड एंड बॉन्ड एक्सेट्रा। ओके, अगर देखो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि न्यू प्रोडक्टिव असेट्स ऑब्टेन करना, परचेज करना, ठीक है। तो अगर देखो कि न्यू प्रोडक्टिव प्रोड्यूसर्स न्यू प्रोडक्टिव असेट्स परचेज करते हैं, मशीन्स परचेज करते हैं, ओके, बट अगर वो उस मशीन से गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, देन वो जो प्रोडक्टिव असेट्स होगी, वो मशीन होगी, वो क्या होगी? उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है कि जो भी प्रोड्यूसर्स न्यू प्रोडक्टिव असेट्स कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स मशीन्स को परचेज करते हैं, अगर वो उस मशीनरी से गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, देन वो गुड्स कैपिटल गुड्स है, वो क्या हो जाएगी? कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, फिर उसके बाद अगर वो उस गुड्स को, कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, देन वो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 4 टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। Public investment, the investment is the public investment, the investment is made by the government is called public investment. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मेड बाय गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ब्रिज, canals, etc. This is public investment. Public investment is incurred by the government for the public welfare and government infrastructure पे डैम्स, ब्रिज, कैनाल्स इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन पे पैसा खर्च करती है, सो वो क्या होती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्राइवेट बिजनेसमैन, ठीक है। एंड जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो पैसा, जो मनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? मशीनरीज, न्यू इक्विपमेंट, प्रोडक्शन के लिए जो भी टूल्स की जरूरत होती है उन पे मनी इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड न्यू फैक्ट्रीज, या फिर कोई भी प्राइवेट पर्सन अपनी न्यू फैक्ट्री फॉर्म ओपन करना चाहता है, देन उस पर वो क्या है? इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्लियर है व्हाट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट? दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक वेलफेयर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय प्राइवेट बिजनेस, ठीक है, इन मशीन्स, न्यू इक्विपमेंट्स एंड न्यू फैक्ट्रीज। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? देखो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम एंड प्रॉफिट। मीन्स कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम एंड प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, क्लियर है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम एंड प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती है,
एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्यों? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है। लाइक जैसे कि गवर्नमेंट डैम्स पे पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, ब्रिज पे मनी इन्वेस्ट करती है, क्यों करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। एंड गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैम ब्रिज पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है उससे उसके पीछे जो गवर्नमेंट है उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या है? पब्लिक की वेलफेयर के लिए कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम एंड प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती है, क्लियर है। लाइक जैसे कि अगर हम इसको फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट करें, देन यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट गिवन की है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे इनकम गिवन की है, ओके। अगर गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ओ वाई है, देन उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? आई से I1, ओके, इतना अगर हम ओ वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इनकम इंक्रीज होती है वाई से ओ वाई 1 होती है, गवर्नमेंट की इनकम मतलब जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, देन उस टाइम पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? I1 है। और अगर इनकम डिक्रीज होती है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इनकम डिक्रीज होती है ओ वाई 1 से ओ वाई 2 होती है, तब भी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? सेम है। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज this is not depend upon profit, it is depend upon the welfare of public, ठीक है, पब्लिक की वेलफेयर पे डिपेंड होती है। सो मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों की वेलफेयर के लिए जो डैम्स हैं, ठीक है, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, डैम्स वगैरह बनवाती है, ब्रिज वगैरह बनाती है, ठीक है। और देखो अगर गवर्नमेंट की जो इनकम है नेशनल इनकम वो ओ वाई है, देन उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट ओ आई है, ठीक है। अगर इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 होती है, इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी सेम है, ठीक है। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है देन उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब इनकम में चेंजेस होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब देखो कुछ सेक्टर्स में तो गवर्नमेंट, कुछ कंट्री में कुछ गवर्नमेंट क्या है? जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसमें से जो पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उससे गवर्नमेंट के पास क्या है? इनकम जनरेट होती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। बट कुछ वर्ग में गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। वो गवर्नमेंट क्यों करती है? पब्लिक की वेलफेयर के लिए। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी वही है कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय बिजनेसमैन। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसके थ्रू की जाती है? बिजनेसमैन के थ्रू, ठीक है। मतलब कि जब व्हेन द इनकम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ओके। इसमें क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? इंक्रीज होती है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है एंड इनकम है, ठीक है, प्रॉफिट है, उसमें क्या है? इनकम है, उनमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है देन जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होगी। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किनके थ्रू की जाती है? बिजनेस सेक्टर के थ्रू, ओके। क्यों की जाती है? टू अर्न प्रॉफिट एंड इनकम, टू अर्न प्रॉफिट और इनकम। व्हेन द इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या है? इंक्रीज हो जाती है, ओके। इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। और अगर हम इसको फिगर की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, वाई एक्सिस इन्वेस्टमेंट, एक्स एक्सिस इनकम। देखो कि अगर जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है ओ आई, देन इनकम कितनी है? ओ वाई। इनकम ओ वाई है एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? ओ आई। और देखो अगर इनकम इंक्रीज होती है, ओ वाई 1 होती है, देन इन्वेस्टमेंट क्या है? वो भी इंक्रीज हो जाती है, ओके। सो इसीलिए जो स्लोप ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव।
जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज incurred by business sector to earn profit or income when the income increase investment increases। जब इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। सो इसीलिए जो स्लोप है इन्वेस्टमेंट की वो क्या है, अपवर्ड की तरफ होती है एंड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट है एक्स एंटी सेविंग एंड सेकंड है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्टली व्हाट इज एक्स एंटी सेविंग, मतलब कि जो हम इमेजिन करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो सेविंग इमेजिन करता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एंटी सेविंग। ओके, द सेविंग which is planned to be made by household in a given period in the beginning of year is known as ex ante saving। तो एक्स एंटी सेविंग क्या होती है, द सेविंग विच इज प्लान, ठीक है, जो कि प्लान की जाती है टू बी मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम बात करते हैं तो 2021 की बिगिनिंग में जो भी हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू प्लानिंग की जाती है कि 2021 में हमने कितनी सेविंग करनी है मनी की। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एंटी सेविंग। ठीक है, जो हम पहले से ही इमेजिन करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर पहले से इमेजिन करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा ना उसमें हमने 40,000 की सेविंग करनी है, 50,000 की सेविंग करनी है। ओके, नेक्स्ट है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट which is planned to be made by entrepreneur in the beginning of ईयर। तो एक्स एंटी सेविंग मतलब कि पहले से ही इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर। तो देखो द इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्लान किया जाता है किनके थ्रू, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते हैं उनके थ्रू किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके थ्रू जो भी प्लानिंग की जाती है कि हमें जो भी ईयर है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट ईयर है उसकी बिगिनिंग में ही ये क्या है, प्लानिंग की जाती है। जो अभी एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, थिंकिंग करना, अभी जस्ट सोच रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं पता कि कितना इन्वेस्टमेंट की है या कितनी सेविंग क्रिएट हुई है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो एक्स एंटी सेविंग में एंड इन्वेस्टमेंट में हम जस्ट क्या है, थिंकिंग कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो इसलिए द इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान टू बी मेड बाय एंटरप्रेन्योर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। सो मतलब पर्टिकुलर ईयर की बात करिए अगर हम 2021, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, तो 2021 में अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, ओके, तो वो इमेजिन करते हैं कि हमें जो गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो वो क्या होती है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ओके,
तो देखो कि अगर हम एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल लें, तो अगर देखो कि प्रोड्यूसर है, उसे लगता है या एंटरप्रेन्योर है कि जो फ्यूचर टाइम में प्राइजेज हैं जो राइज हो जाएंगे गुड्स के, ठीक है, कि फ्यूचर टाइम में गुड्स के प्राइजेज राइज हो जाएंगे एंड जो सेलिंग है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। देन वो उसके लिए क्या करेंगे, जो बिजनेसमैन है वो क्या है, जो अपना स्टॉक है गुड्स का वो क्या है, इंक्रीज कर देते हैं। तो क्लियर है, एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो जस्ट क्या है, थिंकिंग कर रहे हैं हम कि नेक्स्ट ईयर जब बिगिनिंग होगी नेक्स्ट ईयर की, तो उस टाइम पे उस ईयर में हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर है वो कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है। तो देखो जो एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, ऑपोजिट होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज greater than ex ante, investment is greater than ex ante saving। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, वो ग्रेटर देन है सेविंग से। ठीक है, सो मीन्स कि एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, 50,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो सेविंग है वो कितनी है, 45,000 करोड़। मतलब जो लोग हैं वो क्या है, मनी 45,000 करोड़ है वो सेव कर रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स कितना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन पे, 50,000 करोड़। ओके, तो देखो जो सेविंग है वो कम है, ठीक है, लेस देन इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मतलब कि जो एग्रीगेट डिमांड है इन दिस सिचुएशन, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, 1 ईयर में टोटल कितनी डिमांड हो रही है। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स गिवन पीरियड ऑफ टाइम में 1 ईयर में टोटल कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, सेविंग लोग कम कर रहे हैं, देन इसका मतलब क्या है, सेविंग कम कर रही है। सेविंग कम करने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिमांड अगर ज़्यादा है देन उसके लिए गुड्स की प्रोडक्शन भी मैक्सिमम करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, देन उसके लिए जो पर्सन्स लोग हैं उनको क्या है, जॉब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या है, जो प्रोडक्शन है गुड्स की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड इससे क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से सेविंग के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज है देन एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन सप्लाई। डिमांड इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी देन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखें, सेकेंड पॉसिबिलिटी है देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट is less than saving, ये सेविंग से कम है अगर इन्वेस्टमेंट। ओके, मीन्स कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 45,000 करोड़ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड्स के लिए, ठीक है, एंड जो सेविंग है वो क्या है, 50,000 है। तो मतलब कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं। ओके, तो इससे इसका क्या हुआ कि जो इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई पे, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, लेस देन होगी इन कंपैरिजन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। क्यों एग्रीगेट डिमांड लेस देन है, बिकॉज जो पीपल है वो मैक्सिमम अपनी जो मनी है वो सेव कर रहे हैं, सेविंग क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इसीलिए जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है, पीपल है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे।
जब गुड्स की कंट्री में सप्लाई ज़्यादा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, फिर प्रोडक्शन नहीं करेंगे नहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं, देन जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी, लोगों को अपनी जॉब्स हैं उनको खोना पड़ेगा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होने से क्या होगा कि जो नेशनल इनकम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज अगर डिमांड ही नहीं है कंट्री में तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी एंड जो नेशनल इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेशनल इनकम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग में हमने जस्ट थिंकिंग किया था, इमेजिन किया था कि कितना हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करेंगे, ठीक है, एंड कितना जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब एक्स पोस्ट मतलब कि कितनी उन्होंने सेविंग की एक्चुअल में, ठीक है, कितना इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो होती है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एक्स पोस्ट सेविंग? The saving which is actually saved by household sector in a given period of time. इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है कि किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कितनी एक्चुअल सेविंग करते हैं। लाइक जैसे एक्स एंटी सेविंग की हाउस होल्ड सेक्टर ने इमेजिन किया था कि वो सेविंग करेंगे 50,000 की 1 ईयर में, ठीक है, बट एक्स पोस्ट सेविंग उन्होंने सेविंग कितनी की? 30,000। तो ये एक्स एंटी सेविंग हो जाएगी एंड दिस इज एक्स पोस्ट सेविंग। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट which is actually done by entrepreneur in a given period of time. What is ex post investment? The investment which is actually done by entrepreneur in a given period of time. मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो उसमें जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है वो एक्चुअली कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंड सेविंग में हमने इमेजिन किया था कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी सेविंग करेंगे। एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में हमने ये डिफाइन किया कि एक्चुअली हाउस होल्ड सेक्टर के पास कितनी सेविंग जनरेट हुई है एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने एक्चुअली कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।